चलिए स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो इससे पहले तक की क्लासेस में हम लोग डेटा बैकअप और रीस्टोरिंग है जिसको जान चुके थे। काफी सारे टाइप्स टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी और आज हम लोग यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोरिंग डेटा के अंदर देखने वाले हैं डेटाबेस का बैकअप और रिकवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और बिल्कुल आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में जो कि इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन जिसके अंदर आपके पास डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। तो बिल्कुल एक सही क्लास में आप लोग जुड़ चुके हो। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी की। देखिए, अगर ये शब्द मेरे सामने आता है कौन सा, डेटाबेस, तो अगर आज की डेट की बात करें तो हम किसी भी एप्लीकेशन को आई थिंक बिना डेटाबेस के इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। आप छोटी से बड़ी किसी भी ऐप की बात करोगे तो उसमें हमारा डेटाबेस होगा ही होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर हम किसी ऐप की या किसी एक सॉफ्टवेयर की या किसी भी एक वेबसाइट की बात करते हैं तो उसमें हमें डेटा की जरूरत पड़ती है। अब वो डेटा जाकर के कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, हवा में तो स्टोर करने से रहे, हमें अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस की नीड पड़ेगी। तो आपको ये चीज पता चली कि हाउ मच डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट। तो जब डेटा हमारा इंपॉर्टेंट है और डेटाबेस हमारा इंपॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स उस डेटाबेस का भी हमें बैकअप रखना ही है जो होगा, क्योंकि कुछ भी है जो उस डेटाबेस के साथ आगे फ्यूचर में हो सकता है, तो हमें उसका भी बैकअप है जो रखना चाहिए। बातों को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स आर यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू रीस्टोर अ डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर अ फेलियर और एरर हैज अकर्ड। तो जब हमने अपने डेटाबेस का जो बैकअप है उसको हमने रखा, अब ऑफ कोर्स फ्यूचर में या कभी भी उसके साथ कोई भी एक चीज हो जाती है, मान लीजिए उसमें कोई एरर आ गई या कोई भी XYZ कारण की वजह से हमारे डेटाबेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो अब उसकी जब हमने डेटाबेस की कॉपी रखी हुई है, बैकअप की कॉपी, तो अब मैं उस बैकअप कॉपी को रिकवर है जो करके अपना काम है जो आगे कर लूंगी। ठीक है, इस केस में वो मेरी बैकअप कॉपी काम आएगी जब मेरा डेटाबेस फेल हो गया है ना। कहता है कि टू सी वेयर द प्रॉब्लम हैज अकर्ड वी जनरलाइज अ फेलियर इनटू वेरियस कैटेगरीज एज फॉलोव्स। बंदे को बीमारी हो गई, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि उसको क्या दिक्कत होगी, मे भी हो सकता है उसके नॉर्मल खांसी जुकाम हो गया या कौन सी ऐसी बीमारी है जो उसको होगी। वही चीज आपके पास डेटाबेस है। ठीक है, अब डेटाबेस के साथ दिक्कतें आती रहेंगी। दिक्कतों का मतलब है कि ऑफ कोर्स डेटाबेस फेलियर है जो एक जो है मतलब होता रहेगा, है ना। लेकिन कहां कहां पर हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें हैं जो मेरे को इसमें आ सकती है। तो सबसे पहले आपके पास में है ट्रांजैक्शन फेलियर। ट्रांजैक्शन फेलियर नाम से मुझे पता चल रहा है कि ट्रांजैक्शन के टाइम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ या दिक्कत होगी। कहता है कि डीबी सिस्टम works on the concept of transaction. Transaction are nothing but a set of SQL commands which needs to be executed completely as a set for database consistency. That is, it is not supposed to fail in between. A transaction has to abort when it fails to execute or when it reaches a point from where it can't go any further. अब देखो, इन सारी चीजों के अंदर या इन सारी लाइनों में क्या एक चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन फेलियर की तरफ। मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है, यहां से मैं किसी को 10,000 रुपए है जो भेज रही हूँ। ठीक है, अब 10,000 रुपए ये दूसरे सिस्टम पर जाकर के जो है जाएंगे। तो नॉर्मल अगर हमारी प्रोसेस होती है, जब भी हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो मान लीजिए ये ए जगह है, यहां से मैंने अपने एक सिस्टम से 10,000 रुपए जो है माइनस करके ऑफ कोर्स मैं इसको है जो भेजूंगी। तो एक्चुअल में कमांड हमारी जो एसक्यूएल का सेट चलेगा वो क्या होगा कि यहां से वो माइनस कर देगा, अब वो यहां पर जाएंगे और हमारे बी सिस्टम पर जब पहुंचेंगे तो यहां पर वो प्लस 10,000 आपको शो करेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मान लीजिए क्या चीज होती है कि अब मेरे सिस्टम से माइनस 10,000 हो गए या 1,000 रुपए या जितने भी आपने कराने हैं, ठीक है, हो गए। अब जैसे ही इसमें माइनस हुए, अब यहां से यहां पहुंचने के बीच में कोई भी दिक्कत या कोई भी एक एरर है जो हो जाती है और किसी भी XYZ रीजन की वजह से वो 1,000 10,000 रुपए जो भी थे वो यहां तक नहीं पहुंच पाए, है ना। तो अब ट्रांजैक्शन फेलियर यही चीज है। आपका जो एसक्यूएल कमांड्स का सेट है वो चलेगा तो पूरा चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही यहां से कमांड्स आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई तो आपके यहां पर शो करे कि माइनस 10,000 हो गए। अब वहां तक पहुंचे नहीं, उसके बीच में ही कोई फेलियर आ गया,
तो अब क्या होगा, अब यहां पर हमारी रिकवरी है जो स्टार्ट होगी, तो मतलब वो कमांड्स मेरी अब दोबारा क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह में अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई आपका ट्रांजैक्शन मान लो फेलियर हो गया। अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने 10,000 या 1,000 रुपए मैंने भेजे, लेकिन वो किसी भी रीजन से उस बंदे के पास नहीं पहुंचे, तो अब मेरी ये कमांड, ये एक बार जो गोली चल गई वो तो चल गई, अब वो वापस नहीं है जो मेरे पास में आ सकती, तो अब ये क्या करेगा, उसी का ही रोल बैक कर देगा। तो मतलब हम लोगों को क्या दिखता है, रिवर्स 10,000 दिखाई देने लग जाते हैं। तो मतलब वो तो डिडक्ट हो गए, सामने वाले तक नहीं पहुंचे, लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे पास रिवर्स जो है प्लस में 10,000 है या 1,000 रुपए जितने भी मैंने डिडक्ट किए थे, तो वो मेरे पास दोबारा दिखाने लग जाएगा। तो वही चीज इसके अंदर है, दैट इज ट्रांजैक्शन फेलियर, यानी कि डीबी वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, कहता है कि DB system works on the concept of transaction. Transactions are nothing but a set of SQL commands which needs to be executed completely as a set of database consistency. तो चलेगा तो ये सेट पूरा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा होगा कि भाई यहां से माइनस करके प्रोसेस चली और यहां पर आपके प्लस हो गए। ठीक है, अब ये कहता है कि दैट इज इट सपोज टू फेल इन बिटवीन, अ ट्रांजेक्शन हैज टू अबॉर्ट व्हेन इट फेल्स to execute or when it reaches a point from where it can't go any further। अब मान लीजिए बीच में कोई भी दिक्कत है जो आपको बेसिकली होती है, तो अब हमें क्या करना होगा, अबॉर्ट करना होगा। मैंने कहा कि मेरा अगर ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ, एक जगह मेरे से तो माइनस हो गए मेरे 10,000 या 1,000 रुपए, सामने वाले तक वो पहुंचे नहीं है, तो अब क्या होगा कि मेरे को वो बीच में ही अबॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में ही मेरे को वो कमांड्स है जो, क्योंकि चलेंगी तो वो पूरी चलेंगी, नहीं तो वो नहीं चलेंगी, तो मैं बीच में क्या कर दूंगी, अबॉर्ट कर दूंगी इसको। अब ये कहता है कि ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया। ठीक है, कि मतलब ट्रांजैक्शन के दौरान आपके पास कोई भी XYZ एरर या दिक्कत है जो आई, दैट इज ट्रांजैक्शन फेलियर। राइट, अगले वाले के अंदर आते हैं तो कहता है सिस्टम क्रैश। अ सिस्टम क्रैश यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और DB सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन। मान लीजिए कोई हार्डवेयर लेवल पर, कोई सॉफ्टवेयर लेवल पर कोई भी XYZ दिक्कत आ जाती है आपके डेटाबेस के साथ में, तो वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन है जो हो जाता है, मतलब आपका पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपके सॉफ्टवेयर लेवल पर या हार्डवेयर लेवल पर आ गई, जिससे आपके डेटाबेस में ही कोई दिक्कत क्रिएट हो गई। अब ये कहता है कि डेटाबेस ट्रांसफर फेलियर, डेटा ट्रांसफर फेलियर। डेटा ट्रांसफर ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इसको पूरा पढ़ते कहते हैं कि व्हेन अ डिस्क फेलियर्स अकर्स अमिड डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंटेंट फ्रॉम डिस्क स्टोरेज, देन सच फेलियर आर कैटेगराइज्ड एज डेटा ट्रांसफर फेलियर। देखिए, आप कोई भी काम करते हो, जितने भी आपके काम हो रहे हैं वो सारे के सारे करंट यानी कि आपकी रैम के अंदर हो रहे हैं। अब आपका डेटा रैम से जाकर के आपकी हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर है जो बेसिकली होगा, ये बात है। ओके, अब जैसे ही हम कोई भी एग्जीक्यूशन या कोई भी हमने चेंजेस एग्जीक्यूट किया या जो भी हुआ, अब वो चेंजेस जाकर के रैम से जब हार्ड डिस्क में स्टोर होने लगे या हो रहे होंगे, तो उस बीच में कोई दिक्कत आ गई। वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है, मे भी हो सकता है उसमें कोई डिस्क का कोई हेड क्रैश हो गया हो, या फिर डिस्क अनरीचेबिलिटी, या फिर फॉर्मेशन ऑफ बैड सेक्टर, XYZ कोई भी दिक्कत की वजह से हमारा जो करंट का डेटा है यानी कि रैम का डेटा, जो रैम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो जाकर के हमारी हार्ड डिस्क पर स्टोर नहीं हो पाए या उस पर सेव नहीं हो पाए या उसके ऊपर मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाए, तो डेटा ट्रांसफर फेलियर इसको हम बोलते हैं। कि एक डिस्क मतलब हमारी जो रैम है, हम उसके अंदर जो भी करंट का काम कर रहे हैं, वो चेंजेस हमारे जाकर के हमारी हार्ड डिस्क पर अप्लाई नहीं हो पाए। ठीक है, तो बस हमारा ये क्या हो गया, डेटा ट्रांसफर फेलियर हो गया। ठीक है, अब ये मुझे कहता है कि आगे चलते हैं, कहता है कि डेटाबेस आर प्रोन टू फेलियर ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी, नेटवर्क फेलियर, एरर्स और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। डेटाबेस के अंदर जो फेलियर है जो एक आम सी बात है, होता रहता है। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से कोई इनकंसिस्टेंसी हो गई, नेटवर्क फेल हो गया, या फिर कोई भी XYZ एरर, या फिर कोई भी एक्सीडेंटल आपकी गलती से ही आपसे जो है डिलीट हो गया आपका डेटा। ठीक है, XYZ किसी भी कारण की वजह से आपके डेटाबेस में जो फेलियर है या जो भी दिक्कतें हैं या एरर आ गई या फिर आपका डेटा लॉस हो गया, ये दिक्कतें आती रहती हैं। कहता है कि डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग डेटा
to bring a database back into a working state after a failure. Of course वो डेटा अगर हमारा डेटाबेस के अंदर है, दिक्कत आ गई, डेटाबेस क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, अब मुझे उसकी बैकअप भी तो चाहिए ना मुझे उसका, वरना आगे मैं काम कैसे करूंगी? अगर आपके पास आपका डेटा ही लॉस हो गया तो फिर क्या ही मतलब या क्या ही सेंस है जो रह जाएगा। मान लो अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं फेसबुक का, है ना। अब ऑफ कोर्स फेसबुक के लाखों करोड़ों यूजर हैं, अब उनका सारा डेटा कहां पर है? उनके डेटाबेस में है। कोई दिक्कत बंदों के डेटाबेस के अंदर आ गई तो अब क्या होगा? मतलब सारी चीजें या सारी कहानियां किसकी हैं? डेटाबेस की ही तो है, क्योंकि उसके अंदर आपका डेटा है। तो सारा डेटा लॉस हो गया, अब वो दोबारा भी अगर उस चीज को स्टार्ट करना चाहे तो क्या वो उतने यूजर्स दोबारा ला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वही चीज यहां पर है कि भाई डेटा कितना इंपॉर्टेंट है जो आपके डेटाबेस के अंदर है। तो ऑफकोर्स डेटाबेस की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है जो बन जाती है। अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो हमें डेटाबेस की रिकवरी है जो बिल्कुल करनी होगी। एंड बहुत सारी टेक्निक्स हैं यहाँ पर आपके पास में, है ना। तो पहली है मिररिंग। मिररिंग क्या है? एक तरीके से मान लीजिए आप मिरर के आगे खड़े हो, तो जो एक्शन मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो वही ऑफ कोर्स मिरर पर भी आपको रिफ्लेक्ट होगा, है ना। मैंने अगर हाथ जोड़े तो ऑफ कोर्स मिरर में जो फोटो है तो वो भी मेरे को वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी जैसे मैं एक्चुअल में अभी एक्ट कर रही हूँ। तो बात कुछ इस तरीके से है कि आपके डेटाबेस के अंदर आप जो भी चेंजेस कर रहे हो या जैसे भी आपने जो भी कमांड एग्जीक्यूट करी, जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो ऑनलाइन क्या होगा, उसकी कॉपी के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, आप यहां पर कोई चेंजेस कर रहे हो सो दैट विल बी रिफ्लेक्ट हियर। तो मतलब जैसे मिरर की तरह एक्ट हो रहा है कि मैंने अगर हाथ ऐसे किया तो मिरर में जो फोटो है उसके अंदर भी ऐसे ही हाथ है जो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने मास्टर कॉपी के अंदर चेंज कर रहे हो तो वो ऑनलाइन क्या होगा, साथ के साथ आपकी जो कॉपी है उसकी डेटाबेस की, उसके अंदर भी हाथों हाथ आपका चेंज है जो हो जाएगा। कहता है कि वी मेंटेन 2 कंप्लीट कॉपीज of database online on different stable storage device. This method mostly used in environments that requires non-stop fault tolerant operations. ये बेसिकली हमारी जो टेक्निक है ये उन जगहों पर ज्यादा यूजफुल है जो बेसिकली होती है जहां पर आपके पास वेट करने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि मान लो बैंकिंग की सेक्टर के अंदर, है ना। अब यहाँ पर तो 1 मिनट के लिए भी हम वेट नहीं कर सकते कि हमारा डेटाबेस रिकवर है जो होकर के आएगा, फिर हम आगे काम है जो करेंगे। तो ऐसे केस में हमें जरूरत पड़ती है इनकी। मान लीजिए कि इनका बहुत बड़ा काम है, जैसे रेलवे का है, आप टिकट बुकिंग करा रहे हो, या फिर आप बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आपका डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका सारा काम ही क्या है, ऑनलाइन है, काम भी डेटाबेस के ऊपर है जो हो रहा है। तो ऐसे में जहां पर नॉन स्टॉप काम है जो हो रहा है, आपको जरूरत पड़ती है आपके डेटाबेस की, वहां पर ये टेक्निक है जो काफी यूजफुल है। तो यानी कि आप जैसे ही यहां पर अपनी मास्टर कॉपी में चेंज कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट कहां पर, आपकी जो सब कॉपी आपने बना करके रखी है वो किसी भी पोजीशन, किसी भी लोकेशन पर हो सकती है, क्लाउड के ऊपर हो सकती है, जहां पर भी, है ना। तो उस क्लोन कॉपी के अंदर आपका चेंज क्या है, ऑनलाइन हो जाएगा हाथों हाथ उसी टाइम पर। ठीक है, ओके। अब आप करते हो बात रिकवरी यूजिंग बैकअप। कहते हैं कि बैकअप्स आर यूजफुल इफ देयर हैज बीन एक्सटेंसिव डैमेज टू डेटाबेस। कोई भी बड़ा डैमेज हो जाता है आपके डेटाबेस के साथ में, ऑफ कोर्स वो बैकअप है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इसीलिए तो बैकअप है जो लेते हो। अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है हमारे डेटा के साथ में, हमारे डेटाबेस के साथ में, तो ऑफ कोर्स वो जो बैकअप आपने रखा है आप उसको रीस्टोर कर लेंगे एंड आपका काम है जो हो जाएगा, क्योंकि डेटा इज किंग आज की डेट में, है ना। सो बैकअप्स आर टेकन इनटू बैकअप डिवाइसेस। हम बहुत सारे डिवाइसेस में ऑफ कोर्स बैकअप रख रहे होते हैं, पेन ड्राइव में, क्लाउड पर, किसी स्टोरेज डिवाइस का आप नाम है जो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ओके। सो किसी भी केस में हमारा डेटा अगर लॉस हो जाता है तो अगर हमने डेटा बैकअप रखा हुआ है तो हम उसको रीस्टोर करके अपना काम है जो फर्दर कर सकते हैं। अब रिकवरी यूजिंग बैकअप्स के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज हैं बैकअप के लिए। कहते हैं कि एक तो इमीडिएट बैकअप है और दूसरा आर्काइवल बैकअप है। अब ये दोनों में अंतर क्या है बेसिकली, देखो इमीडिएट बैकअप की बात जब भी हम लोग कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि इमीडिएट बैकअप कॉपीज आर क्रिएटेड एट रेगुलर इंटरवल according to the backup schedule, which can be hourly, daily, weekly. Backup copies are retained for a relatively short period and are usually overwritten by the next backup in the backup schedule. Backup copies are readily accessible for quick data recovery when needed. They are an essential part of our robust disaster recovery strategy.
पूरी इन 3 से 4 लाइनों के अंदर ही इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि इमीडिएट बैकअप कॉपी है जो बेसिकली जैसे कि मान लीजिए ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर कि आपको कितने डेटा की जरूरत है जो पड़ रही है, आपका डेटा कितना आपके लिए प्रीसियस या कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम डेटा के बैकअप का एक स्केड्यूल फिक्स कर देते हैं। मैंने मान लीजिए रोज 8 बजे का लगा रखा है या फिर हर घंटे का लगा रखा है, ठीक है, हर महीने का, हर 15 दिन का, हर 2 दिन का मैंने बैकअप स्केड्यूल है जो फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मतलब 8 बजे, आज मान लीजिए 8 बजे है, तो मेरी बैकअप की कॉपी है जो बैकअप हो गया। अब अगले जब 8 बजेंगे ना, तो प्रीवियस डे की जो मेरी कॉपी होगी वो नई वाली से रिप्लेस हो जाएगी। अब अगले 8 दिन का क्या होगा, ये नई कॉपी आएंगी विद न्यू चेंजेस, तो ये पुराने वाली उसको रिप्लेस कर दे, मतलब नए वाली से रिप्लेस हो जाएगा पुराने वाला, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या है कि अगर आप इतनी सारी कॉपीज रखते जाओगे अपने डेटाबेस की, तो फिर मेमोरी की दिक्कत भी तो आएगी। आपके पास इतना टीबीज में डेटा होगा मान लीजिए, तो हम हर रोज उसका बैकअप रखने से रहे, है ना। वही चीज है, इमीडिएट बैकअप कॉपीज आर क्रिएटेड रेगुलर इंटरवल अकॉर्डिंग टू द बैकअप शेड्यूल विच कैन बी आवर्ली हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, या जैसे भी आपने उसका शेड्यूल फिक्स किया हो एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, है ना। बैकअप कॉपीज आर रिटेन्ड फॉर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए इसीलिए रखी जाती है कि जैसे वही है, 8 बजे आपने बैकअप किया, अगले दिन 8 बजे क्या होगा, अब ये पिछले वाली रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू चेंजेस, राइट। तो डे वीक्स जैसे भी आपने रखा है, तो पिछले वाली आपकी ओवरराइट हो जाएगी नए वाली कॉपी के साथ में। तो ये जो है ना कहता है कि बैकअप कॉपीज आर रेडिली एक्सेसिबल फॉर क्विक डेटा रिकवरी व्हेन नीडेड। तो जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उस कॉपी को एक्सेस कर लेंगे एंड ऑफ कोर्स आपका काम है जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी एक जो है इंपॉर्टेंट जो है एक जो है बैकअप की इमीडिएट जो बैकअप है, एक टेक्निक है आपके डेटाबेस को रिकवर करने के लिए। ओके, अब आर्काइवल बैकअप। आर्काइवल बैकअप हम उस तरीके से अगर इसको समझे, इसकी पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है, कहता है कि इस बैकअप ऑफ फुल डेटाबेस एट अ सिग्निफिकेंट पॉइंट इन टाइम। मैं इस चीज को एक बार अंडरलाइन करना चाहूंगी। मान लीजिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, ठीक है, कहाँ है, पॉइंट इन टाइम। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, ठीक है, वो फिनिश हो गया काम। अब उसके बाद में आप कोई दूसरा बड़ा काम है जिसको आप शुरू करने वाले हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, पॉइंट इन टाइम का यही मतलब है कि अब यहां तक का आपका जितना भी डेटा पड़ा हुआ आपके डेटाबेस के अंदर, आप उसकी एक आर्काइवल बना करके रख लेते हो कि भाई यहां तक आपका डेटा जो है सही चल रहा था, ये काम उसके अंदर हो रहे थे। अब आप न्यू चेंजेस जब करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मतलब आपकी ये कॉपी इज सेफ। अब आप जब नए चेंजेस करोगे तो इसमें करोगे, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद अ सिंपल एग्जांपल दैट इज वर्जन 1 वर्जन 2। तो वर्जन 1 जब हमने बनाया तो हमारे सारे चेंजेस हुए, जो भी काम किया उसकी एक आर्काइवल बना करके रख ली। जैसे ही हमारा वर्जन 2 आने लगेगा, उसके पहले तक का मतलब जितना भी हमारा डेटा, उसका एक आर्काइवल आपने बना करके रख दिया कि भाई जो चेंजेस या जो भी हम चीजें करेंगे वो हमारी वर्जन 2 के अंदर रिफ्लेक्ट या दिखेंगी। वर्जन 1 तक का हमारा यहाँ तक ठीक है, हमने उसकी आर्काइवल बना करके रख ली, ठीक है। तो मतलब वर्जन 1 वर्जन 2 से आप इसको समझ लोगे कि पहला एक इंपॉर्टेंट काम खत्म हुआ, वहां तक का आर्काइवल कॉपी रख लिया। अब नया जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो वो नए के अंदर करेंगे। कभी भी हमें फ्यूचर में किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है हमारे पूरे वर्जन 1 वाले सॉफ्टवेयर के साथ में या उस ऐप के साथ में, तो हम उसको जल्दी से एक्सेस कर पाए। कोई भी XYZ रीजन हो सकता है जो इसके अंदर लिखा भी हुआ है। कहता है कि इज द बैकअप इज बैकअप ऑफ फुल डेटाबेस एट अ सिग्निफिकेंट पॉइंट इन टाइम। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम वर्जन 1 से वर्जन 2, वी मे वांट टू बैकअप द डेटाबेस जस्ट बिफोर स्विचिंग टू वर्जन 2। जैसे ही हम स्विच हो रहे होते हैं वर्जन 2 पर, तो वर्जन 1 तक की मतलब उससे पहले तक का हमारा एक आर्काइवल बना करके हम रख लेंगे। आर्काइवल कॉपीज आर स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। लंबे टाइम के लिए ऑफ कोर्स हम इसको स्टोर करके रखते हैं। हो सकता है ऑफन फॉर कंप्लायंस और लीगल और हिस्टोरिकल पर्पसेस। मान लीजिए कोई बंदा आकर के कह दे कि भाई आपके वर्जन 1 में तो ये चीज थी, वर्जन 2 में ये चीज नहीं है ना। तो उस टाइम पर लीगली जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस आर्काइवल से उस चेंज को देख सकें, या उस चेंज को हम लोग जो भी हमें XYZ जरूरत पड़ती है, तो मतलब उस वजह से हमने उस आर्काइवल कॉपी को बना करके रखा। हिस्टोरिकल पर्पस के लिए भी, मान लीजिए कोई एक गेम है, आज हम जिस गेम को खेल रहे हैं उसका वो जो बहुत पहले आया था उसका कोई वर्जन 1 था, हम उसको देखना चाह रहे हैं, है ना, कि भाई ये कहाँ से जो चीज है जो स्टार्ट हुई, तो उस पर्पस से भी हम
उस आर्काइवल कॉपी हमारी जो है काम में आ सकती है कि भाई इसकी शुरुआत है जो बेसिकली यहां से हुई थी। तो एक हिस्टोरिकल पर्पस के लिए भी हमें आर्काइवल कॉपीज की जरूरत पड़ती है। दे आर केप्ट ऑफलाइन और इन सिक्योर ऑफ साइट लोकेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजास्टर एंड डेटा लॉस। तो ये हम यूजुअली इनको ऑफलाइन है जो रखते हैं, इनकी एक कॉपी हमने जो ऐसी लोकेशन पर बना करके रख दी भाई जहां पर इसको कोई मतलब दिक्कत ना आए, या जो भी हमने एक बार इसको मतलब सेव करके रख दिया है ऑफलाइन, ठीक है। आर्काइवल कॉपीज होती है ना जो वो इम्यूटेबल होती है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यस यू कैन एक्सेस, आप उसको यूज कर लो, बट अगर आप चेंज करना चाहते तो आर्काइवल कॉपी में चेंज नहीं हो सकता। इम्यूटेबल का मतलब ही यही है कि आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। एक बार आर्काइवल बन गई सो बन गई, अब आपका वहां तक का डेटा जाकर के लॉक हो जाएगा, डेटाबेस जो भी आपने आर्काइवल बनाई। अब आप उसको यूज कर लो, उसको देख लो, बट आप उसमें चेंजेस की कोई भी आपकी गुंजाइश नहीं रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। आर्काइवल कॉपीज आर नॉट क्रिएटेड फ्रिक्वेंटली। ऑफ कोर्स हम इसको फ्रिक्वेंटली नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि ये कुछ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट या एक ऐसा काम जिसको आपने करना था वो फिनिश होने के बाद ही हम उस आर्काइवल को बना करके रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम जब हम बड़ा शुरू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो पहले तक का आर्काइवल हमारा बन करके रख गया, ठीक है। सो दे आर जनरेटर पीरियोडिकली, हम उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम खत्म होने के बाद में या फिर जब हमें लगे कि अब हमारा ये फिनिश हो गया काम, तब हम इसको जो है हिस्टोरिकल पर्पस के लिए उसका एक आर्काइवल बना करके रख लेंगे। जब हमें लगे कि हमें प्रिजर्व करना है अभी तक का डेटा, तब हम आर्काइवल रखेंगे। तो ये इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये कहता है कि नेक्स्ट चीज, रिकवरी यूजिंग ट्रांजैक्शन लॉग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लॉग्स, डेटाबेस सिस्टम क्रिएट लॉग्स फॉर एवरी कमांड वी यूज ऑन डीबी। ऑफ कोर्स डेटाबेस हमारा जो है ना, जो भी हम चेंजेस करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, जो भी XYZ आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, जो भी वो डेटाबेस पर एक्चुअल जाकर के ना हो, पहले उसकी लॉग फाइल्स बने, है ना। तो लॉग्स में क्या हो कि सारे चेंजेस, जो भी आप चेंजेस अपने डेटाबेस में कर रहे हो कि भाई इस बंदे ने इस टाइम पर डेटाबेस में ये ट्रांजैक्शन किया या फिर उसने डेटाबेस में ये चेंज किया, तो वो सारा जो हमारी चीजें है ना वो लॉग फाइल्स के अंदर जाकर के स्टोर होती रहती हैं। दीज लॉग फाइल्स आर यूज्ड, दीज लॉग फाइल्स कैन बी यूज्ड टू रोल बैक द चेंजेस इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर। तो ये लॉग फाइल्स बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं जब किसी केस में हमें रोल बैक करना पड़े। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे, X कंप्यूटर से Y कंप्यूटर में या X अकाउंट से या Y अकाउंट में आप कोई डेटा या फिर आप कोई पैसे भेज रहे थे, है ना। तो जैसे आपने 10,000 यहां से भेजे, माइनस हो गए यहां पर, लेकिन यहां पर वो प्लस नहीं हो पाए, बीच में कोई दिक्कत आ गई, तो अब हमें उस कमांड को रोल बैक करना होगा। तो वहां पर हमारी जो लॉग फाइल्स है ये बड़ी काम है जो आती है। कहता है कि देयर आर टू अप्रोचेस टू मॉडिफाई द डेटाबेस। इन दिस केस आपके पास में पहला है डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इन अ डेफर्ड अपडेट स्ट्रैटेजी, चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजैक्शन आर नॉट अप्लाइड टू द अंडरलाइंग डेटा इमीडिएटली। इंस्टेड ऑफ मॉडिफिकेशन are recorded in a transaction log or some other temporary storage। देखिए बेसिकली क्या है, डेफर्ड के अंदर क्या है कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाती है कि भाई आपके एक्चुअल डेटाबेस में जाकर के पहले चेंज नहीं होगा, पहले उसकी लॉग फाइल्स बन रही होंगी। तो जो भी चेंजेस या जो भी आप कमांड्स एग्जीक्यूट करोगे वो पहले हमारी लॉग के अंदर होगा। अब अगर वहां पर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो हमारे डीबी पर जाकर के हमारी कमांड से जो एग्जीक्यूट होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे मान लीजिए आप मैथ्स का आप कोई सवाल कर रहे हैं, आपको पता है कि इसमें कोई दिक्कत आ सकती है, हमारा आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो आप क्या कर रहे हो, उसको फेयर करने से पहले आप रफ कॉपी पर उसको एक बार कर करके देख रहे हो। तो जब आप पूरे तरीके से श्योर हो जाओ कि नाउ इट्स फाइन हो गया, तब आप उसको फेयर है जो करेंगे ताकि यहां पर कोई आपकी दिक्कत ना आए। तो वैसे ही ये जो फेयर कॉपी है इसको आप अपना डीबी मान सकते हो और ये आपकी जो रफ वर्क है इसको आप लॉग फाइल मान सकते हो। तो जो भी ट्रांजैक्शन होना है या जो भी XYZ काम है वो पहले लॉग पर जाकर के एग्जीक्यूट होगा और फिर जब यहां पर आपको श्योरिटी मिल जाएगी, आपको रेड ग्रीन फ्लैग मिल गया कि भाई हो गया, तो अब मैं जाकर के हमारे डीबी के ऊपर उसको अप्लाई कर दूंगी। तो वही चीज है, इन अ डेफर्ड अपडेट स्ट्रैटेजी, चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजैक्शन आर नॉट अप्लाइड टू द अंडरलाइंग बाय डेटा इमीडिएटली। इंस्टेड द मॉडिफिकेशन आर रिकॉर्डेड इन अ ट्रांजैक्शन लॉग और सम अदर टेम्परेरी स्टोरेज। तो मतलब वो या तो लॉग के ऊपर या कोई भी टेम्परेरी स्टोरेज पर आपका जाकर के चेंजेस या मॉडिफिकेशन होगा। जब आप
उसको जो है कमिट कर देंगे, यानी कि हमारा एग्जीक्यूट और सारी चीजें हो गई, जब आप कमिट करेंगे तभी वो आपके डेटाबेस पर जाकर के अप्लाई होगा। द एक्चुअल चेंजेस आर डेफर्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन इज कमिटेड सक्सेसफुली। जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो गया, अब जाकर के वो आपके एक्चुअल डीबी पर आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। एट दैट पॉइंट द चेंजेस all the changes made by the transaction are permanently applied to the database। पहले वो लॉग फाइल्स के अंदर ही चेंजेस हो रहे होंगे, जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन कमिट हो गया, यानी कि सक्सेसफुली हो गया, कमिट हो गया, अब जाकर के वो डेटाबेस पर रिफ्लेक्ट है जो बेसिकली होगा। अब परमानेंट चेंजेस आपके वहां पर होंगे। अब दूसरा है इमीडिएट डेटा बेस मॉडिफिकेशन, जो कि पिछले वाले का बिल्कुल उल्टा है। पिछले वाले में क्या चीज हो रही थी, हमारी लॉग फाइल्स के अंदर चेंजेस हो रहे थे, जैसे ही कमिट हमारा हुआ कि भाई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया, अब डीबी पर जाकर के वो परमानेंटली जाकर के अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो डेटाबेस पर ही डायरेक्टली चेंजेस होंगे और उसकी लॉग फाइल साथ के साथ है जो बनती जाएंगी। इन एन इमीडिएट अपडेट स्ट्रैटेजी changes or modification to the database are applied immediately or directly to the underlying data। When a modification is executed, the modification becomes immediately visible to other transaction। तो मतलब डायरेक्ट आपका चेंजेस कहाँ हो रहा है, बिल्कुल आपके डीबी एक्चुअल पर हो रहा है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो आपको उसी टाइम विजिबल भी हो रहे हैं। कहता है कि ईच लॉग फॉलोज एन एक्चुअल डेटाबेस मॉडिफिकेशन, साथ के साथ लॉग फाइल्स भी है जो बनती जाएंगी। ठीक है, अब ये कहता है कि दैट इज द डेटाबेस इज मॉडिफाइड इमीडिएटली आफ्टर एवरी ऑपरेशन। तो डायरेक्टली आपके डेटाबेस पर ही जाकर के चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे या चेंजेस होंगे, लॉग फाइल साथ के साथ है जो बेसिकली बनती जाएंगी। रिकवरी यूजिंग ट्रांजैक्शन लॉग्स, इनको ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम कुछ इस तरीके से भी समझ लेते हैं डिफरेंस के तौर पर। देखिए डेफर्ड में आपको अभी तक क्या चीज समझ में आई है, कहता है कि इन दिस मेथड और रिकवरी फर्स्टली द चेंजेस carried out a transaction on by a transaction on the data are done in log file and then applied to the database on commit। पहले लॉग फाइल के अंदर वो चेंजेस होंगे जो भी आप चीजें कर रहे हो, फिर जाकर के वो आपके डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगे। जब आपको लगेगा कि अच्छा ये अब सक्सेसफुल हो गया है ट्रांजैक्शन, अब वो जाकर के आपके एक्चुअल डेटाबेस के ऊपर कमिट होगा। ठीक है, here the maintained records gets discarded on rollback and thus not applied to the database। मान लीजिए क्या होता है कि आपके डेटाबेस मतलब आपने कोई वो कमांड एग्जीक्यूट की और वो फेल हो गया ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं, मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, तो अब क्या होगा, आपके डेटाबेस को तो आपको छेड़ने की जरूरत पड़ी नहीं, है ना। अब आपने क्या किया, रोल बैक किया, तो आपने उसी लॉग फाइल्स को ही क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, है ना। आपके डेटाबेस को आपको छेड़ने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वहां पर तो चेंजेस तब अप्लाई होते हैं ना जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होता। जब रोल बैक करने की जरूरत पड़ी तो आपने क्या किया, आपकी जो लॉग फाइल है उसको ही डिलीट कर दिया, है ना, और आपके डेटाबेस पर वो जाकर के अप्लाई हुए नहीं, वो तो तब होते जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होता, तो डेटाबेस तो वैसे का वैसे ही रहा। तो इस टाइम पर यहाँ पर दिक्कत है जो नहीं आती है, तो ये डेफर्ड अपडेट हो गया। फिर इमीडिएट अपडेट के अंदर क्या चीज होती है कि जो भी चेंजेस या जो भी चीजें हो रही होती, इन दिस मेथड ऑफ रिकवरी द डेटाबेस गेट्स डायरेक्टली अपडेटेड आफ्टर द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजैक्शन एंड द लॉग फाइल कीप्स द ओल्ड एंड द न्यू वैल्यूज। इसमें क्या चीज होती है कि जो भी आपके डेटाबेस के अंदर चेंजेस है ना, वो डायरेक्टली जाकर के आपके डेटाबेस पर अप्लाई होते हैं, लॉग फाइल्स उसके साथ साथ बनती जाती है, उसमें ओल्ड वैल्यूज भी और न्यू वैल्यूज भी हैं जो साथ के साथ रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या केस हो गया कि आपको किसी की एज है जो चेंज करनी थी, उसकी एज थी 50, मान लीजिए 52, ठीक है। अब उसकी एज गलती से मान लो 52 रखी गई, आपको उसको चेंज करके 25 है जो बेसिकली करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ओल्ड वैल्यू भी रहेगी और न्यू वैल्यू भी है जो रहेगी। इन केस जब भी आपको रोल बैक की आवश्यकता होगी, आपको रोल बैक करना पड़ेगा, तो ओल्ड वैल्यू से हम उसको रीस्टोर है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज है जो रहती है या होती है। कहता है कि लॉग फाइल्स कंटेन ऑल द चेंजेस दैट आर टू बी अप्लाइड टू द डेटाबेस। तो लॉग फाइल्स के अंदर चेंजेस होंगे पहले और फिर आपके डेटाबेस पर वो जाकर के बेसिकली अप्लाई होंगे। अब ये कहता है कि द लॉग फाइल कंटेन्स, इसमें दोनों कॉपीज रहती हैं, नए वाली भी और पुराने वाली भी। जब भी रोल बैक की जरूरत पड़ेगी तो पुराने वाले जो डेटा है उससे हम उसको रोल बैक है जो कर पाएंगे। अब ये कहता है कि इन दिस मेथड वंस रोल बैक इज डन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लॉग फाइल आर डिस्कार्डेड एंड नो चेंजेस आर अप्लाइड टू द डेटाबेस।
मान लीजिए हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो लॉग फाइल पर हुए, अब कोई भी XYZ की वजह से हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो अब उस केस में क्या होगा, लॉग फाइल को ही डिस्कार्ड करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो चेंजेस तो कभी डेटाबेस पर हुए नहीं, वो तो वहां पर तब होते जब सक्सेसफुल होता। ठीक है, तो ऐसे में हमें लॉग फाइल को ही डिस्कार्ड करने की जरूरत पड़ेगी, ना कि हमारे डेटाबेस को छेड़ने की। अब ये कहता है कि इन दिस मेथड, एक बार जब हमने रोल बैक करा तो ये ओल्ड वैल्यू वाला जो हमारा बैकअप है लॉग फाइल्स के अंदर, तो उससे हमारा रोल बैक है जो बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, हमारी ओल्ड भी और न्यू वैल्यूज भी। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल करता है जब हमें रोल बैक करना होता है। तो कहता है कि इसमें बफरिंग या फिर कैशिंग का कंसेप्ट है जो बेसिकली यूज हो रहा होता है किसके अंदर, डेफर्ड अपडेट मेथड के अंदर। ठीक है, मतलब कहने का कि जो हमारा डेटा है एक्चुअल जाकर के हमारे डेटाबेस पर तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो हमारा अलग से कैश के अंदर, कैशिंग और बफरिंग इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ ये वाला कंसेप्ट जो बेसिकली हमारा यूज होगा जब हम डेफर्ड अपडेट मेथड यूज कर रहे होंगे, और बेसिकली जब हम इमीडिएट अपडेट कर रहे होंगे तो यहाँ पर शेडो पेजिंग का बेसिकली यूज है जो होता है। और ये क्या चीज है, इसको हम नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उसके अंदर हम समझने वाले हैं। कहते हैं कि डेटा, एक सेकेंड, कहता है कि डेटा रिमेन अनचेंज्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कमिटेड। ठीक है, डेटा रिमेन अनचेंज्ड ऑफ कोर्स, जैसे ही हमारा जो एक्चुअल जो हमने चेंज करने हमारे डेटाबेस पर, वो हमारे तभी हो पाएंगे जब हमारी लॉग फाइल्स के अंदर वो चेंजेस हो गए और सक्सेसफुली हो गया, देन हम अपने डेटाबेस में जाकर के उसको चेंज या अपडेट है जो कर पाएंगे। ठीक है, इसको बेसिकली ऐसा समझो जैसे कि मैंने अभी वो मैथ्स वाला एग्जांपल दिया, आपने पहले सवाल सॉल्व कर लिया रफ पर, आपको लगा कि अब ये सही है, तो अब आप उसको फेयर कर रहे हैं। वही चीज जब आपका ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुली हो गया कमिट, तब हम उस लॉग फाइल को जाकर के कॉपी करेंगे या लॉग फाइल वाले जो चेंजेस हैं वो हमारे डेटाबेस पर अप्लाई करेंगे। इमीडिएट अपडेट क्या करता है, इंश्योर दैट डेटा इज ऑलवेज अप टू डेट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन, क्योंकि अप टू डेट मतलब जो भी चेंजेस होगा या डायरेक्टली जो भी चीज होगी हमारे डेटाबेस पर ही हो रही होगी। ठीक है, जो भी चेंज करोगे इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे हमारे डेटाबेस पर। ट्रांजैक्शन माइट नॉट सी द इफेक्ट ऑफ देयर ओन अपडेट्स इमीडिएटली, which could lead to potential confusion or difficulties in debugging। देखिए क्या चीज है, इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो भी रिफ्लेक्शन है, मतलब जो भी चेंजेस है वो हम इमीडिएटली दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब वो दिखाई कब देंगे, जब हमारा पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, देन उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी की एज वही 52 थी, है ना, अब मैंने उसमें चेंज कर दिया, अब जो एज है वो 25 हो गई, बट ये 25 एक्चुअल डीबी में नहीं हुई है, अब ये किस में हुई है, हमारी लॉग फाइल के अंदर। अब उसी दौरान मेरे को एक और प्रोसेस आ गई और उसी एज को एक्सेस करने लग गई। अब मैंने लॉग फाइल में चेंज कर दिया है जहां पर वो 25 हो गई है, एक्चुअल डीबी में तो अभी भी वो 52 है ना। तो अब जब मेरा नई प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो 52 उठाएगा एज, ना कि वो 25 उठाएगा। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकती है। समझ में आ रही है चीज, इसको मैं दोबारा समझाऊंगी। तो बेसिकली क्या हो गया कि मान लीजिए मेरे डीबी में किसी की एज है वो 52 पड़ी है, अब मैंने उसको चेंज कर दिया और लॉग फाइल में उसका चेंज आकर के हो गया जब मैंने उसको 25 किया। अब इसी बीच दौरान एक और मेरी प्रोसेस आती है और उसको उसी एज से काम होता है। ठीक है, अब वहां आपका 25 उठेगा या 52 उठेगा, ऑफ कोर्स वो चेंज आपके एक्चुअल डीबी में हुए नहीं है, लॉग फाइल के अंदर हुए हैं, तो हमारा जो डेटा एक्सेस होगा वो यही 52 वाला होगा। तो ऐसे में क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो डिबगिंग या कुछ ऐसी अगर हमें चीजें करनी होती है तो वहां पर डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी। ट्रांजैक्शन आर सी द इफेक्ट्स ऑफ देयर ओन अपडेट इमीडिएटली, लेकिन इस केस में क्या होता, इमीडिएटली आपको वहां पर 52 की जगह 25 रिफ्लेक्ट होने लग जाता। ठीक है, कहता है कि ट्रांजैक्शन डू नॉट नीड टू कंटेंड फॉर रिसोर्सेज लाइक लॉक्स। पहले तो इसमें लॉक्स का मतलब समझते हैं, इसको पूरा पढ़ने से पहले देखो क्या चीज है। मेरा डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए मैं किसी एक एट्रीब्यूट को या किसी एक एट्रीब्यूट के अंदर कोई एक वैल्यू है, जैसे एज है, तो वो आपके पास यही वाला एग्जांपल है ना, 52 थी, तो जिसको आप 25 है जो बेसिकली कर रहे हो। अब आप ही तो अकेले नहीं हो उस डेटाबेस के साथ काम करने वाले, हजारों और भी ऐसी प्रोसेस हैं जो उस डेटाबेस के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी, है ना। अब क्या होगा बेसिकली कि मैं जब चेंजेस के ऊपर कर रही हूँ, जब इसकी एज 52 से 25 की जा रही है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से अभी लॉक हो जाएगा, ताकि दूसरी कोई भी प्रोसेस आकर के
इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अभी ना कर पाए ताकि मेरी पहले वाली प्रोसेस पर उसका कोई असर हो। मतलब इससे क्या होगा, एक तरीके से कोलिजन ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक प्रोसेस ऑलरेडी उसी डेटाबेस पर कोई चेंज कर रही है और दूसरी प्रोसेस या कोई भी और प्रोसेस आती है, तो फिर ऐसे में गड़बड़ है जो हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या होगा कि उससे बचने के लिए एक बार के लिए आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि पहले ये ट्रांजैक्शन या ये वाली जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल या अप्लाई है जो होगा, ठीक है। ये होता है लॉक। अब ये कहता है कि ट्रांजैक्शन डू नॉट नीड टू कंटेंट फॉर रिसोर्सेज लाइक लॉक्स ड्यूरिंग देयर एग्जीक्यूशन पोटेंशियली लीडिंग टू बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस। जो डेफर्ड है उसके अंदर क्या है कि आप अपने डेटाबेस में तो चेंज कर नहीं रहे हो डायरेक्टली, हम कर रहे हैं चेंजेस लॉग फाइल के अंदर, तो ऐसे में हमें लॉक्स की जरूरत ज्यादा है जो नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी चेंज करोगे वो लॉग फाइल में करोगे और लॉग फाइल में करने के बाद ही हम डीबी पर अप्लाई है जो उसको करते हैं। तो ऐसे में लॉक्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इमीडिएट अपडेट में आपका जो अपडेट हो रहा होता है या जो भी आपका चेंजेस हो रहा होता है वो आपके एक्चुअल डीबी में हो रहा होता है। दैट्स व्हाई जो भी चेंजेस होगा वो हमारा जो है एक्चुअल डीबी पर होगा, तो ऐसे में लॉक्स की जरूरत है जो इस मामले में है जो ज्यादा होगी। तो कहता है कि इमीडिएट अपडेट माइट result in increase locking and resource contention potentially impacting system performance। तो ऐसे में देखो क्या है कि आपका जो है चेंज आपके एक्चुअल डीबी पर हुआ, फिर दूसरी जो भी आपके चेंजेस वो एक्चुअल डीबी पर हो रहे हैं, हजारों प्रोसेस हैं जो आपके उस डीबी पर काम कर रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उसको बार बार लॉक करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप एक्चुअल डीबी पर काम कर रहे हो। लेकिन डेफर्ड में क्या था, सारे चेंजेस लॉक पर होने के बाद में वो अप्लाई हो रहे थे आपके डीबी पर, बट यहां पर एक्चुअल डीबी होने की वजह से क्या होगा कि सारे जो प्रोसेस है उस डीबी की तरफ ही जाएंगी, तो ऐसे में बार बार उसको लॉक करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में काफी सारी प्रोसेस है जो लाइन में है जो लग जाएंगी, तो ऐसे में हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी है जो डाउन जाएगी एज कंपैरिजन टू हमारे डेफर्ड के मुकाबले, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक बेसिकली एक अंतर या डिफरेंस है जो हो जाता है। अब हम शैडो पेजिंग है जिसको हम समझते हैं कि व्हाट इज शैडो पेजिंग। शैडो पेजिंग इज रिकवरी टेक्निक दैट इज यूज्ड टू रिकवर डेटाबेसेस इन एन अल्टरनेटिव टू log based recovery technique which has both advantages and disadvantages. In this recovery technique, database is considered as made up of fixed size of logical units of storage which are referred as pages। देखिए हमारे पास हमारे डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, है ना। अब उन रिकॉर्ड्स को ये क्या करता है, पेजेस की तरह मान लेता है। तो हमारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, एक तरीके से पेजेस माने जाएंगे, हम मान लेता है। This method uses two page table named current page table and shadow page table। देखो कैसे, जैसे कि हमने कहा कि भाई हमारे डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उसको पेजेस की तरह मानता है। अब पेजेस होंगे तो ऑफ कोर्स एक कॉपी को अगर हम इमेजिन करें तो उस कॉपी के अंदर पेजेस हैं और पेजेस से पहले आपके पास में क्या आता है, कुछ इंडेक्सेस हैं जो आते हैं, है ना। जैसे इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इस तरीके से आपने देखा होगा, हर एक कॉपी के अंदर इंडेक्सेस होते हैं। तो वैसे ही क्या है, इसके अंदर भी करंट पेज टेबल और शेडो पेज टेबल होती हैं। तो वो क्या करती है, वो एक तरीके से इंडेक्सेस का काम है जो बेसिकली करती है। तो पहले वाला जो एक क्या है, करंट डायरेक्टरी और दूसरा शेडो डायरेक्टरी। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि बेसिकली क्या है कि मान लो इसको पेज नंबर 2 के साथ में कोई काम है जो करना है। तो अपने यहाँ पर गए करंट डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी डिनोट कर रही है हमारे इस पेज 2 को। तो हम यहाँ पर आए तो ये क्या करेगा, अच्छा आपने कोई चेंज करना है, ये क्या करेगा, उसका एक नया पेज आपको बना करके दे देगा। आपने जो भी चेंजेस किए उस पेज के अंदर किए, अब आपने जो चेंज किया, मान लीजिए अब इसमें कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, ट्रांजैक्शन हमारा फेल हो गया, XYZ कोई भी XYZ दिक्कत है जो आपको आ गई। अब आपको क्या करना है, रोल बैक करने की जरूरत पड़ गई। तो अब रोल बैक करने की जरूरत पड़ गई तो ये क्या करेगा, शेडो डायरेक्टरी में जाएगा, उसके अंदर देखेगा कि अच्छा आपका जो पेज नंबर 2 है ओल्ड वाला ये है, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी तक किसी पेज ओल्ड को ही डिनोट कर रहा था। तो अब ये क्या करेगा, इसको एक तरीके से लीव कर देगा और डिनोट दोबारा से इसको करने लग जाएगा। अब मान लीजिए ट्रांजैक्शन हमारा फेल ना होता, हमें रोल बैक की जरूरत है जो बेसिकली ना पड़ती, तो ऐसे में क्या होता, अब ये शेडो डायरेक्टरी में जाता, इसमें जो ओल्ड पेज है उससे अपना पॉइंटर हटा करके इसको डिनोट करने लगा देता, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम है जो बेसिकली यहाँ पर होता है शेडो पेजिंग के अंदर। तो बेसिकली आपको क्या चीज समझ में आई कि इसमें आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको पेजेस की तरह मान लेता है और ये मेथड अप्लाई करता है करंट पेज टेबल का और शेडो पेज टेबल का। तो अगर आपको कोई चीज लेनी है अपने डेटाबेस के अंदर तो आप करंट डायरेक्टरी में जाएंगे,
वहां पर क्या होगा कि आपको जिस पेज के साथ भी काम है उसका एक क्लोन या फिर उसकी एक कॉपी आपको बना देगा। अब आप जो भी चेंज करोगे, जो भी आपको अपडेशन करना है, आप उस पेज पर करोगे। रोल बैक की नीड पड़ेगी तो आप शेडो के पास जाओगे और शेडो के पास जो पुराने ओल्ड वाला पेज पड़ा होगा आप उसके साथ काम करने लग जाओगे, लीव कर दोगे न्यू पेज को। लेकिन अगर आपको वो न्यू पेज लीव नहीं करना है तो शेडो पेज का पॉइंटर आप नए पेज को डिनोट करने लगा दोगे। ठीक है, तो कहते हैं कि शेडो पेज टेबल इज जस्ट रेप्लिका ऑफ करंट पेज टेबल। वंस ट्रांजेक्शन स्टार्ट, current page table is going to be used for transaction. Entries present in current page table may be changed during execution. But in shadow page table, it never gets changed. When the transaction reaches the commit stage, the changes are made to shadow page as well. जैसे ही पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा फिर आपके shadow page के अंदर अपडेट है जो होगा नए पेज वाला। अब ये कहता है कि अगर फेलियर हो जाता तो क्या होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपके पास उसका रेप्लिका पड़ा हुआ है किसके अंदर, शेडो डायरेक्टरी के अंदर, तो वहां से आप उसको एक्सेस कर लेते। इसको कट ऑफ प्लेस अपडेटिंग भी है जो बोला जाता है, राइट। हमने इसको अभी ऐसे पढ़ा था, यहाँ पर जब हमने पढ़ा था यहाँ ये शेडो पेजिंग के अंदर ये इमीडिएट यूज कर रही होती है। तो इमीडिएट में क्या होता है कि डायरेक्ट आपके डेटाबेस पर ही चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, या जो भी डेटा आपको चाहिए होता है तो वो आप डायरेक्ट डेटाबेस से एक्सेस करते हो। तो इसमें यही वाली टेक्निक अप्लाई होती है कि जब भी आपको कोई जरूरत पड़ती है आपके डेटा की तो आप करंट डायरेक्टरी पर जाओगे, तो करंट डायरेक्टरी से आपको आपके डेटा आप एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो आपका जो डेटा मतलब एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ आपके डेटाबेस के अंदर तो वही मैं एक्सेस कर लूंगी करंट डायरेक्टरी से। तो ये हमारी शेडो पेजिंग अप्लाई होती है किसके अंदर, इमीडिएट अपडेट के अंदर। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, कहता है कि बैकवर्ड रिकवरी। द रोल बैक, अनडू, बैकवर्ड रिकवरी टेक्निक इज यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैकिंग आउट और अनडूइंग द इफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट हैज नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली ड्यू टू सिस्टम फेलियर और एरर। This technique is accomplished by undoing the changes made by the transaction using the log record stored in the transaction log. हमें उतना पता है जितना हमें अभी तक पता था। मतलब कहने का कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी चेंजेस या जो भी आप चीजें कर रहे हो अपने डीबी के अंदर, अब आपको इमीडिएटली क्या पड़ गया इसमें, कोई मतलब कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गया या जो भी XYZ एरर या कुछ भी हो गया, तो अब आप क्या करोगे, उतना इससे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, मतलब अनडन कर दोगे उसको। ठीक है, अंडू कर दोगे। जैसे हम MS वर्ड वगैरह में काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लो लिखा माई नेम इज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी XYZ नाम लिख दिया जबकि मेरे को कुछ और लिखना था। जब मैं अंडू करूंगी तो वो क्या करेगा, पहले Z उड़ाएगा, फिर Y, फिर X, फिर हमारा स्पेस। तो अंडू आपको समझ में आ रहा है, तो वैसे ही ये क्या करेगा, आपकी अनडन कर देगा, माइनस कर देगा उतनी ही आपने जितनी चेंजेस जो भी आपने किए होंगे। ठीक है, तो ये वही है जो अभी तक हो रहा था। ठीक है, अब ये क्या है, ट्रांजैक्शन लॉग कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस। द सिस्टम यूजेस द लॉग रिकॉर्ड्स टू अंडू द चेंजेस मेड बाय द फेल्ड ट्रांजैक्शन एंड रीस्टोर द डेटाबेस टू इट्स प्रीवियस स्टेट। ठीक है, वैसे अंडू है जो आपका होता जाएगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिकवरी में बेसिकली क्या हो रहा होता है, फॉरवर्ड में रीडू हो रहा होता है। ठीक है, कमिट टेक्निक का यूज है जो करते हैं। कहता है कि यू परफॉर्म अ फॉरवर्ड रिकवरी ऑफ अ डेटाबेस बाय रीस्टोरिंग अ बैकअप कॉपी ऑफ द डेटाबेस एंड देन रीअप्लाइंग all of the logged database changes that occurred after the backup copy was made। देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉरवर्ड रिकवरी में क्या होता है, बेसिकली रीडू यूज होता है। जैसे पहले अंडू यूज हो रहा था, इसमें रीडू यूज होगा, कमिट टेक्निक अप्लाई करते हैं। इसको बेसिकली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए, या हमेशा हमारे पास में जब भी हम बैकअप रख रहे होते हैं तो हम रात के 12 बजे बैकअप रख रहे होते हैं हमारे सारे डेटाबेस का। ठीक है, अब क्या हुआ कि 6 बजे मान लीजिए हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बीच में 12 बजे से रात से लेकर के भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो हुए होंगे। 6 बजे मेरा एक ट्रांजैक्शन ऐसा स्टार्ट होता है कि वो 6:02 पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। अब ऐसे केस में क्या होगा, हमें रीडू की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करेगा, अंडू करने की बजाय रीडू किस तरीके से करेगा कि 12 बजे वाली जो बैकअप फाइल है पहले तो उसको उठाएगा। अब शाम के 6 बजे तक बहुत सारे मेरे ट्रांजैक्शन हुए होंगे, अब मैं उसको तो इग्नोर नहीं कर सकती, वो सारे ट्रांजैक्शन मेरे पड़े होंगे मेरी लॉग फाइल के अंदर। ठीक है, ट्रांजैक्शन मेरा फेल हुआ 6:02,
पर अब उससे पहले के 12 बजे की मेरे पास कॉपी है, तो 12 बजे से लेकर के 6 बजे बज के 2 मिनट पहले तक जो मेरे पास ट्रांजैक्शन थे, वो सारे के सारे जो मेरे लॉग फाइल के अंदर पड़े होंगे, मैं उसको क्या कर दूंगी या कर देगा किसमें, हमारे डेटाबेस के अंदर कमिट कर देगा। ठीक है, ये वाली टेक्निक इसके अंदर बेसिकली यूज हो रही होती है, किसके अंदर, हमारी फॉरवर्ड रिकवरी के अंदर, जिसको हम रीडू टेक्निक या फिर कमिट टेक्निक के नाम से भी है जो बेसिकली जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है यहां पर, और यहां पर कुछ क्वेश्चंस है जो हम जाते जाते हमारे सिक्योरिटी वाले चैप्टर के कर लेते हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो हमने इस पूरी सिक्योरिटी वाले चैप्टर के अंदर अभी पढ़ी है। कहता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का लेक्चर हमारा ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो आप उसको जरूर है जो देख लेना। कहता है कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, या पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, या स्विच फायरवॉल। हमने इसमें से सब कुछ पढ़ा है, लेकिन स्विच फायरवॉल है जिसको हमने नहीं पढ़ा, तो यही है एक हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फायरवॉल इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल के नाम से हम किसको जानते हैं, एक बार आप उस चैप्टर को जरूर देखोगे, देखते से ही आप यहां पर एक आंसर कर दोगे कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल या स्टेट इंस्पेक्शन फायरवॉल नहीं। हमारा जो आंसर है वो है एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। ठीक है, अब ये कहता है कि नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज अ, तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल है जो हमारा, वो है नेटवर्क की बात हो रही है, तो पैकेट्स की बात होगी तो पैकेट फिल्टर के नाम से भी है जो जाना जाता है, या इस तरीके से भी वो वर्क है जो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूज्ड रूल फॉर बैकअप। तो अगर बैकअप वाली आपने क्लास देखी होगी, जो कि इससे जस्ट पहले की क्लास थी, इसके अंदर हमारा 3-2-1 टेक्निक है जो बेसिकली, या रूल है जो यूज हो रहा होता है कि 3 कॉपी चाहिए होती है। 2 का मतलब क्या था कि अलग अलग डिवाइसेस पर, 1 का मतलब अलग अलग जगह पर। तो 3-2-1 टेक्निक का बेसिकली यूज है जो बेसिकली होता है यहाँ पर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैकअप टेक्निक इज मोस्ट स्पेस एफिशिएंट। स्पेस एफिशिएंट के अंदर हमारी इंक्रीमेंटल बैकअप है जो बेसिकली आ रही होती है। ठीक है, ये मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको जो लास्ट इससे पहले का लेक्चर है उसके अंदर बताया था। इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और फुल बैकअप, इन तीनों में अंतर क्या है और कौन कौन किस किस टाइम पर आपको ज्यादा जो है बेनिफिट रहेगा या ज्यादा सही रहेगा, बैकअप के टाइम पर या फिर रिस्टोर के टाइम पर, कौन है जो रहता है। लेकिन इसमें हमारा जो है इंक्रीमेंटल बैकअप है, जब हमें स्पेस एफिशिएंसी है जो बेसिकली देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैक्ड अप डेटा स्पेस। ऑप्टिमाइज से क्या मतलब है, इसका अगर बेसिकली हम मतलब देखें तो ये क्या है, किसी भी चीज को बहुत ही ढंग से यूज करना। जैसे कि मान लो पानी है, तो पानी को मैं बड़े अच्छे से ढंग से यूज करूं, कम से कम करके, है ना। जैसे अगर सॉफ्टवेयर लेवल पर बात करें, अगर मैं कोई भी एक प्रोग्राम बना रही हूँ, किसी भी एक सॉफ्टवेयर को मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी कि उसमें जितने भी फालतू के लूप हैं या फालतू के जितने भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो उसको आप रिमूव कर दो, है ना। वही चीज है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग बैक्ड अप डेटा स्पेस से यही मतलब है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका आप यूज करके कम से कम स्पेस का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटा का बैकअप है जो बेसिकली रख पाए। पहला है encryption and deduplication, then compression and deduplication, authentication and deduplication only। देखो, compression क्या है, छोटा कर देना, मतलब कम कर देना, स्पेस उसका कंप्रेस कर देना। फिर डीडुप्लीकेशन मतलब उसकी डुप्लीकेसी ना होने देना। तो यही हमारा आंसर है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैकअप सॉफ्टवेयर। तो काफी सारे बैकअप सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हमने जितने बैकअप पढ़े हैं, तो उन बेसिस पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर अमांदा, बैक्यूला, टाइम मशीन, ये सारे नेम है आपके बैकअप्स के। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। 3-2-1 जो मैंने अभी आपको बताया, तो 3-2-1 में क्या है, डिफरेंट फॉर्मेट है। 2 का मतलब, ठीक है, 3 का मतलब उसकी अलग अलग कॉपीज, 2 का मतलब उसके फॉर्मेट, 1 का मतलब अलग अलग जगह पर, प्लेस पर। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर हुई। एक सेकेंड, और भी क्वेश्चंस शायद मैंने रखे हुए हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ फायर, फिल्टर द पैकेट्स दैट कम फ्रॉम इंटरनेट, फिल्टर द पैकेट्स दैट कम फ्रॉम इंटरनेट टू इंट्रानेट, filters the packets transmitted to internet, ensure the packets faster traffic for फास्ट ई कॉमर्स। तो ए बी सी डी आपके पास में ऑप्शन है, इसके अंदर से आपका आंसर क्या होगा। देखिए, फायरवॉल का बेसिकली काम क्या है कि हमारा जो नेटवर्क है, हमने अपने घर पे जो नेटवर्क बना रखा है, यानी कि इंट्रानेट, है ना, और हमारा जो बाहर का है दैट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट से कोई भी चीज हमारे पास में आ रही है, कोई भी डेटा हमारे पास आ रहा है, तो उसको एक तरीके से फिल्टर करके भेजना। ठीक है,
जो हमें चाहिए कॉपीज या जो ऑथेंटिकेट हैं वही हमारे पास पहुंचेगी, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो बी हमारा एक सही ऑप्शन है यहाँ पर, इंटरनेट टू इंट्रानेट। अब अगले पढ़ते हैं तो कहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग of message to prevent unauthorized access to understanding of data being transmitted। देखो ये जितने भी आपके अभी एमसीक्यूज में करा रही हूं, ये पिछली क्लासेस के बेसिस पर ही है। आप जब डेटा सिक्योरिटी शुरू हुआ था और आज जब डेटा सिक्योरिटी खत्म हो रहा है, तो इस बीच जितनी भी चीजें हमने की हैं उन सारी चीजों से मैं आपको क्वेश्चन है जो पूछ रही हूँ। तो जिन जिन बच्चों ने कोई भी अगर जो है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर का जो भी लेक्चर आपने स्किप किया हो तो वो आप जरूर वॉच कर लेना, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पानी लगेंगे। अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें आपको ऑप्शन दिखाते हैं। पहला है क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन, देन सिक्योरिटी की, और फिर आता है नन। जो हमारा आंसर है विच इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या है? यही तो है कि जैसे आपने कोई भी एबीसी मैसेज अपने दोस्त को भेजना है, ये आपका दोस्त है, आपके दोस्त का मतलब सिस्टम है, तो यहां पर जब आपका मैसेज जाएगा तो वो एबीसी फॉर्म में नहीं जाएगा, एनक्रिप्ट होकर के जाएगा। ठीक है, तो वो किसमें? साइफर कोड के अंदर। अगर आपको याद हो वो वाली क्लास, तो उसमें क्या है कि इस एबीसी को क्या करेगा? एनक्रिप्ट कर देगा एक ऐसे कोड में जो बिल्कुल जो हैकर्स हैं उनको या क्रैकर्स हैं उनको वो कोड समझ में ना आए। तो अब इसका क्या होगा? एक साइफर कोड है जो बन जाएगा। जैसे इसको कोई भी इसको आगे पीछे कैरेक्टर करके एक जो है एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा इस मैसेज को। ठीक है, अब ये मैसेज जो है आपका पहुंचेगा किसके पास? आपके दोस्त के पास। तो वहां पर ये मैसेज दोबारा से क्या होगा? डिक्रिप्ट होगा। अगर याद हो कि एनक्रिप्शन की और फिर डिक्रिप्शन की ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी, तो इसीलिए हमारा आंसर इसका क्या है? एनक्रिप्शन है। देन आपके पास में आता है फायरवॉल्स आर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। पहला है वायरस अटैक, फायर अटैक, डेटा ड्रिवन अटैक या अनऑथोराइज्ड अटैक। बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो है डी, दैट इज अनऑथोराइज्ड अटैक। इसीलिए हम अपनी फायरवॉल है जिसको यूज कर रहे होते हैं। NAT stands for नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन या नेटवर्क एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो आंसर है इसका वो है ए, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग पढ़ेंगे जो है वन कॉमनली यूज्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड इज द एल्गोरिदम। आपको याद होगा हम लोगों ने काफी सारी पढ़ी थी, RSS, RAS, RSA या RAA। तो हमारा जो आंसर है वो है RSA। इसकी फुल फॉर्म है जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ताकि पता चले कि आपने कितनी चीजें हैं जो पहले से पढ़ी हैं और आपने कितनी चीजें हैं जो स्किप की हैं। टेक्स्ट encryption is its text encryption is its compression, expansion, hashing या फिर scrambling to preserve its security। हमारा जो आंसर है वो है सी, स्क्रैम्बलिंग टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। क्योंकि टेक्स्ट का इंक्रिप्शन इसीलिए आप कर रहे हो ताकि जो हमारा हैकर है या क्रैकर है वो हमारे डेटा को ऑफ कोर्स समझ ना पाए, हमारा डेटा है जो सिक्योर हो सके। देन हमारे पास में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक? डेफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, ये दो तो हैं। देन टू फेजेस और रिकवरी मैनेजमेंट, कौन सा नहीं है? टू फेजेस कमिट हमारे पास में नहीं था। देन हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता है कि एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट कैन रीस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड। तो रिकवरी स्कीम, बैकअप स्कीम, रिस्टोरिंग स्कीम या ट्रांजैक्शन स्कीम। सो हमारा आंसर है जो है वो है रिकवरी स्कीम। दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं सारी चीजों को। तो आज हमारा जो डेटा सिक्योरिटी का पूरा चैप्टर है जो स्टार्ट हो चुका था, काफी क्लासेस मुझे भी याद नहीं, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड यस हमारा फिनिश होता है यहाँ पर। अब हम एक नई कहानी के साथ में स्टार्ट होंगे और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जरूर बताना अगर आपने कोई भी बीच में से चीज ऐसी है जो स्किप की हो, राइट? आप उसको जरूर है जो पढ़ लीजिए। एंड जल्द से जल्द हम इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की एक ऐसी प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम MCQs क्वेश्चन और जो पिछले सालों में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज है जिसको हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। एंड तो चलिए फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घर पे जितने भी डिवाइसेस हैं आपके, सबसे आपको एक सब्सक्राइब वाला बटन ही तो प्रेस करना है, तो उस बटन को आप प्रेस करेंगे। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।